शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 2015 में लॉन्च किया गया। 2. मुद्रा भारत सरकार द्वारा स्थापित एक गैर वित्तीय संस्थान है। 3. मुद्रा माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स यानी सूक्ष्म एंटरप्रेन्योर्स व्यक्तिगत को सीधे उधार दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY को शुरू हुए 7 साल पूरे हो गए हैं। मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है, इसलिए दूसरा कथन सही है। मुद्रा के जरिए नॉन कॉर्पोरेट छोटे बिजनेस को फंडिंग की जाती है। इसके लिए बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों का सहारा लिया जाता है। इसके जरिए माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को सीधे ऋण नहीं दिया जाता है, इसलिए तीसरा कथन गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. SDG 4 का लक्ष्य सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा सुनिश्चित करना और लंबे समय तक चलने वाले अधिगम यानी लर्निंग अवसरों को बढ़ावा देना है। 2. SDGs संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में तीसरे MIP TV SDG पुरस्कारों का वितरण किया गया। इस बार यह पुरस्कार यूरोप में VOD सेवाओं और एसोसिएशन ऑफ कमर्शियल टेलीविजन को मिला है। SDG के तहत कुल 17 लक्ष्य रखे गए हैं। इसके साथ ही 169 विशिष्ट लक्ष्य भी हैं। इन सभी को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें SDG 4 का लक्ष्य सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा सुनिश्चित करना और लंबे समय तक चलने वाले अधिगम यानी लर्निंग अवसरों को बढ़ावा देना है, इसलिए पहला कथन सही है। बता दें कि SDGs सदस्य देशों पर बाध्यकारी नहीं है, इसलिए दूसरा कथन यहाँ गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, स्थायी जमा सुविधा यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक नया तरीका है जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाया जा सके। 2. यह सुविधा तरलता सुविधा कॉरिडोर के आधार के रूप में फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो की जगह लेगी। 3. यह सुविधा साल भर उपलब्ध रहेगी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। RBI ने हाल ही में 3.75% की दर के हिसाब से स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत की। इस फैसले के साथ ही यह भी माना जा रहा है कि RBI ने अपनी रिवर्स रेट पॉलिसी को लगभग अप्रासंगिक कर दिया है। आपको बता दें कि स्थायी जमा सुविधा को अर्थव्यवस्था में से तरलता को कम करने के लिए लाया गया है, इसलिए पहला कथन गलत है। हालांकि यह बात सही है कि यह उपाय फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो की जगह लाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्थायी जमा सुविधा के साथ साथ सीमांत स्थायी सुविधा भी साल भर उपलब्ध रहेगी, इसलिए तीसरा कथन सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन करता है? 1. द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। 2. द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। 3. द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स। 4. वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। निम्नलिखित कूट का इस्तेमाल कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। खाद्य एवं कृषि संगठन ने हाल ही में मार्च के लिए फूड प्राइस इंडेक्स जारी किया, जिसमें औसत स्कोर 159.3 पॉइंट्स बताया गया है। बता दें कि खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
विश्व खाद्य कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इससे जुड़े निकाय हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन निम्नलिखित प्रकाशन करता है। 1. द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। 2. द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। 3. द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। 4. द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। और 5. द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स इत्यादि। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कानून 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित हुआ। 2. एक बार मंजूरी मिलने के बाद इसका पंजीकरण 5 सालों के लिए वैध होता है। 3. सरकार को किसी भी गैर सरकारी संगठन के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है और सरकार के फैसले को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA में हुए बदलावों को सही माना है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम वर्ष 1976 में बनाया गया था और इस दौरान देश में आपातकाल लागू था। हालांकि इस तत्कालीन कानून को 2010 के एक्ट के जरिए समाप्त कर दिया गया, इसलिए पहला कथन सही है। इस कानून का मकसद भारत में विदेशों से आने वाले अंशदान को रेगुलेट करना है। अगर एक बार FCRA का पंजीकरण हो जाता है तो यह लाइसेंस 5 सालों के लिए वैध होता है, इसलिए दूसरा कथन भी यहाँ सही है। कानून के मुताबिक सरकार को इस बात की शक्ति है कि वह किसी भी समय कानून के उल्लंघन के आधार पर लाइसेंस रद्द कर सकती है। हालांकि सरकार के इस तरह के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए तीसरा कथन गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फोर्टिफिकेशन खाद्य पदार्थों में विटामिन का स्तर बढ़ाने का एक माध्यम है। 2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन करना और उनका वितरण करने की योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफिकेशन राइस के वितरण को सरकार ने हाल ही में मंजूरी दी है। खाद्य पदार्थों में विटामिन के स्तर और आयरन, आयोडीन, जिंक जैसे खनिजों के स्तर को बढ़ाने की प्रक्रिया को फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, इसलिए पहला कथन सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन करना और उनका वितरण करने की योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ना कि केंद्रीय क्षेत्रक की योजना, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, यमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अदन सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ यमन की राजधानी भी है। 2. यह इरिट्रिया, जिबूती, सोमालीलैंड और सोमालिया के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। यमन में गृह युद्ध के काफी समय के बाद युद्ध पर विराम लगाने की दिशा में कदम उठाया गया। यमन पश्चिमी एशिया में अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित एक देश है। इसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब और उत्तर पूर्व में ओमान से लगती है। यह इरिट्रिया, जिबूती, सोमालीलैंड और सोमालिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, अतः कथन 2 सही है। यह इस प्रायद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा अरब संप्रभु राज्य है। यमन की राजधानी साना है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, लुकआउट सर्कुलर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केवल केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जारी किया जा सकता है। 2. यह ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन यानी BOI को जारी किया जाता है, जो विदेश मंत्रालय के तहत काम करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। दिल्ली की एक जिला अदालत ने मजिस्ट्रेट के एक आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि इस आदेश में CBI को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के आकार पटेल के खिलाफ अपना लुकआउट सर्कुलर यानी LOC वापस लेने का निर्देश दिया गया था।
किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने के लिए LOC जारी किया जाता है। यह विभिन्न एजेंसियों और सरकारी निकायों द्वारा आप्रवासन ब्यूरो यानी BOI को एक निश्चित प्रारूप में जारी किया जाता है। यह पंजीकरण एवं वीजा विस्तार से संबंधित जानकारियां जुटाता और रखता है। BOI गृह मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। बता दें कि राज्य पुलिस के अलावा LOC को CBI, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी किया जा सकता है, इसलिए कथन 1 भी सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन D, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, एंकर बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा की जाएगी? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर पंजाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन A, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों यानी SHG के लिए वित्तीय सहायता की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए एंकर बैंक की स्थापना करेगी। यह एंकर बैंक 1 महीने की अवधि के भीतर वित्तीय मदद प्रदान करने की कोशिश करेगा। इससे SHG महिला उद्यमियों को अपनी गतिविधियों को जल्द से जल्द शुरू करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इससे 4 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है, इसलिए विकल्प A सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन A, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसे 2016 में स्थापित किया गया था। 2, मेंटर इंडिया अटल इनोवेशन मिशन के तहत नेताओं को शामिल करने के लिए एक रणनीतिक राष्ट्र निर्माण पहल है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन D, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसे 2016 में स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। मेंटर इंडिया छात्रों के मार्गदर्शन हेतु लीडर्स को शामिल करने के लिए एक नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव है। यह 8700 अटल टिंकरिंग लैब्स के जरिए पूरे भारत में अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से लागू किया जाता है, अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन D, ना तो 1 और ना ही 2। अंतिम प्रश्न है, गुरु नाभा दास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, उनका जन्म वर्तमान हरियाणा में हुआ था। 2, उन्होंने 1585 में भक्तमाल नामक पुस्तक लिखी थी। 3, कुल्लू दशहरा गुरु नाभा दास के निर्देश में मनाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन B, केवल 2 और 3। पंजाब सरकार ने गुरु नाभा दास की जयंती पर गजटेड अवकाश की घोषणा की है। गुरु नाभा दास का जन्म 8 अप्रैल 1537 को हुआ था। उनका जन्म वर्तमान तेलंगाना के खम्मम जिले में गोदावरी नदी के तट पर हुआ था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। गुरु नाभा दास महाशा से संबंधित थे, जिन्हें डूम या डुमना समुदाय के रूप में भी जाना जाता है, जो अनुसूचित जाति समुदायों में से एक है। इस समुदाय के लोगों को नाभा दसिया के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नाभा दास ने 1585 में भक्तमाल लिखा था, इसलिए कथन 2 सही है। इसमें लगभग 200 संतों की लाइफ हिस्ट्री है। उनकी मृत्यु 1643 में हुई। कुल्लू दशहरा गुरु नाभा दास के निर्देश पर मनाया जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन B, केवल 2 और 3। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मंगोलिया निम्नलिखित में किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? 1, चीन, 2, किर्गिस्तान, 3, रूस। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।